Hello students, welcome to SGS Booster and today I am going to explain you chapter 2 of class 7th, Nutrition in Animals. So let's start. In previous chapter we have learned about nutrition in plants and in this chapter we will learn steps in animals nutrition, nutrition in amoeba, nutrition in humans, nutrition in grass eating animals. In chapter 1 we know that plants are always autotrophic in nutrition. They prepare their food by own. प्लांट्स को फूड के लिए किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं और एनिमल्स जो हैं वो उनको फूड के लिए हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट और एनिमल्स के ऊपर। इसे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, मेजॉरिटी ऑफ फूड टेकन इन सॉलिड फॉर्म and this is called holozoic nutrition. The food eaten by animals undergo 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion, the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. हम फूड को अपनी बॉडी में ले जाते हैं, इसे इंजेशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड के द्वारा फूड को बॉडी में ले जाया जाता है। जैसे अमीबा अपने फाल्स फूड के द्वारा फूड इनटेक करता है, स्पाइडर वेब बना करके अपने फूड को उसमें फंसाता है और फिर उसको कैच करके खाता है, बटरफ्लाई फीडिंग ट्यूब्स का यूज़ करती है एंड मॉस्किटो भी फीडिंग ट्यूब के द्वारा एनिमल से ब्लड को शक करता है। फ्रॉग अपनी टंग का यूज़ करके फूड को कैच करता है, स्नैक अपने प्रे को सॉलो कर जाता है और हम लोग अपने हैंड्स का यूज़ करके फूड को अपने माउथ में रखते हैं। फूड का डाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड और सॉलिड फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना ही कहलाता है। मीन्स सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल एंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फूड डाइजेशन के द्वारा उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में आ जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे बॉडी ऑर्गेनिज्म में पहुंचा दिए जाते हैं, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी और ग्रोथ, इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन, जो फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसे नॉर्मली हम पॉन्ड में देख सकते हैं, पॉन्ड में पाया जाता है। ये सिंगल सेल एनिमल होता है और इस सिंगल सेल में ही इसकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये अपने बॉडी शेप को चेंज कर सकता है डिफरेंट फॉर्म्स में और इसमें फाल्स फूड पाया जाता है। फाल्स फूड के कांटेक्ट में जब कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो वो उसके चारों तरफ से घेर करके एक फूड वैक्यूल बना लेता है और फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड पार्टिकल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका एसिमिलेशन होता है। उसके बाद में उसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से। इस तरीके से सिंगल सेल एनिमल अमीबा में फूड का इंटेक होता है, उसी का डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में इजेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम डेली फूड जो खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसके साथ में क्या होता है, फूड हमारा फूड ट्रैक्ट में जाता है, एनिमल्ट्री कैनाल में जाता है और उसको कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसमें सारी स्टेप्स पूरी होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड्स मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल 7 पार्ट्स को मिला के बनी होती है: माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसके साथ में 3 ग्लैंड्स भी एसोसिएट होती हैं: पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड एंड लिवर। अब यहाँ पर माउथ के बारे में देखते हैं। तो माउथ में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। टीथ फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करती हैं और टंग जो फूड के स्मॉल पीसेस हो जाते हैं उसमें सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। टीथ की संख्या 32 होती है एडल्ट्स में और जो चिल्ड्रन हैं जिनमें मिल्क टीथ पाए जाते हैं उनकी संख्या 20 होती है। टीथ 4 टाइप के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन पियर्सिंग का काम करते हैं, प्रीमोलर और मोलर फूड को चिविंग का काम करते हैं। इंसाइजर की संख्या 4 होती है, कैनाइन 2 पाए जाते हैं, प्रीमोलर 4 पाए जाते हैं और मोलर 6 पाए जाते हैं। ये एक जॉ में, लोअर जॉ और इतने ही अपर जॉ में पाए जाते हैं टीथ। टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ में ये अंतर है कि टेम्परेरी टीथ, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके माउथ में कोई भी टीथ नहीं होता है। 6 to 7 मंथ में कुछ टीथ आने शुरू हो जाते हैं और उन टीथ को मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। ये 6 to 8 ईयर में फॉल होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो टीथ आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। विजडम टीथ 4 पाए जाते हैं। जो मोलर टीथ हो उसमें से 4 टीथ अपर और लोअर जा के मिला करके 4 टीथ होते हैं, वो 18 ईयर के बाद में आते हैं, उन्हें विजडम टीथ कहते हैं। टूथ डीके, बच्चों आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे के टूथ में ब्लैक पिन पॉइंट होता है। ये क्यों होता है, टूथ पेन क्यों होता है, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया है। माउथ में हमेशा कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम
खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं उसके पार्टिकल्स हमारे टूथ के बीच में फंसे रह जाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके फूड पार्टिकल के शुगर के ऊपर रिएक्शन करके कुछ एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और वो एसिड टीथ के मिनरल को डिसॉल्व करके वहाँ पर कैविटी बना देता है। इस तरीके से वहाँ पर टूथ डिके हो जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें शुगरी सब्सटेंसेस को कम लेना चाहिए। जो चीज़ें टूथ में चिपकती हैं उनका इंटेक कम से कम करना चाहिए। एटलीस्ट डे में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। टंग एक फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन है। ये बैक साइड से अटैच होता है और फ्रंट में ओपन होता है। इस पर 4 टाइप की टेस्ट बड्स पाई जाती हैं जो फूड को टेस्ट करने का काम करती हैं। अब यहाँ पे टंग की फंक्शन बताए गए हैं। टंग मेनली फूड को सलाइवा मिलाने का काम करता है, फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है, फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है और इसकी टेस्ट बड्स जो होती हैं वो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। सलाइवा फूड में जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन को माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। ऑइसोफेगस, फूड माउथ के बाद में ऑइसोफेगस में आता है। ऑइसोफेगस में कोई प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ एक पैसेज का काम करता है, फूड को स्टमक तक ले जाने का काम करता है ऑइसोफेगस। इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं पाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक एक फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट होता है। इसमें फूड ऑइसोफेगस से आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, म्यूकस होता है और डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। म्यूकस स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाता है। म्यूकस अगर नहीं होगा तो स्टमक एटलीस्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्योंकि जब हम मीट खाते हैं तो मीट डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक भी मीट का ही बना हुआ है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसकी इनर लेयर पे म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक कर देता है और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और इसमें जो डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये नैरो होती है, नैरो ट्यूब होती है। इसमें फूड का डाइजेशन प्रॉपरली हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट का इसमें डाइजेशन होता है। इससे 2 ग्लैंड्स अटैच रहती हैं, एक लिवर और एक पैनक्रियाज। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है और बाइल जूस गाल ब्लैडर में नॉर्मली कलेक्ट होता है। पेनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है और वो शुगर्स में ब्रेक करता है। फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें काफ़ी मात्रा में विलाई पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं और वहाँ ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है उसको स्टोर करता है और एनस के द्वारा ईजेशन होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो हम खाना खाते हैं वो शुरू से लास्ट तक का इसमें प्रोसेस बताया गया, किस तरीके से उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ब्लड में जाती है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो प्लांट्स हैं या जो ग्रास है उसमें जो शुगर होता है वो सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है। जो एनिमल्स ग्रास को खाते हैं या केवल प्लांट्स को खाते हैं उनमें सेलुलोज का डाइजेशन पाया जाता है और एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं पाया जाता है। जो एनिमल्स ओनली ग्रास ईटर्स हैं उनके स्टमक का स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है और इन एनिमल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर कभी बैठे हैं और वो अपना मुंह चला रहे हैं, कुछ चीज़ को चबा रहे हैं, उसके लिए उनका जो स्टमक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये कहीं पर जाते हैं तो जो घास होती है जो भी इन्हें खाना है वो जल्दी जल्दी खाते हैं और उस खाने को अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं। इनका स्टमक 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन का स्टमक 1 चैम्बर्ड है एंड जो रूमिनेंट एनिमल है इनका स्टमक 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें रूमेन और रेटिकुलम सबसे बड़ा पार्ट होता है। फूड जब ये खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं और इसी में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब ये रिलैक्स मूड में कहीं पर बैठते हैं तो रूमेन और रेटिकुलम का फूड फिर से इनके माउथ में आता है और ये उसको आराम से और चबाते हैं और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तब ये ओमेसम में आता है और एबोमेसम में कलेक्ट होता है। इस तरीके से इनका जो मेन एब्डोमेन होता है, मेन स्टमक होता है वो एबोमेसम है। बाकी यहाँ पर रूमेन और रेटिकुलम में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से इन एनिमल्स को कड च्यूइंग एनिमल कहा जाता है जो ओनली ग्रास ईटर्स होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी ऐसे 10 मिनट के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।